गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्याम कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान, यानी मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा आप वैसे तो सभी को पता होता है मृदा क्या होती है, क्या काम करती है। जिन्होंने 11th 12th में एग्रीकल्चर पढ़ी है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है उन्होंने 8th 9th 10th इन क्लासेस में मृदा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा अब तक। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 3 से 4 लेक्चर होंगे, 3 से 4 वीडियो होगी, जिसमें हम जितना हो सकेगा आपके सिलेबस में है उतना सारा कवर करेंगे मृदा के बारे में। वैसे तो मृदा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है वो हम 3 से 4 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सॉइल साइंस में पहले मैं आपको बता दूं कि मिट्टी होती क्या है या मिट्टी एक्चुअल में कहते किसको हैं। या कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भूमि ही मिट्टी होती है या मिट्टी ही भूमि होती है, या भूमि या मिट्टी अलग अलग होती है, या कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, छोटी सी बात समझने के लिए बात करते हैं, इसकी परिभाषा वगैरह पे आगे के लेक्चर्स में जाएंगे। पहले छोटी सी चीज पर यह ध्यान देना कि भूमि किसको कहते हैं। भूमि वो होती है जो कोई भी चीज को आधार प्रदान करती है। कोई भी चीज से मतलब क्या है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी इंसान खड़ा हुआ है उसको आधार प्रदान करती है खड़ा रहने के लिए, बैठने के लिए। कोई भी टेबल रखी है, चेयर रखी है, या कोई बिल्डिंग है, सड़क है, कुछ भी, यानी जो अर्थ का सरफेस है उसको आप भूमि बोल सकते हैं। हाँ, तो फिर मृदा किसको बोलते हैं? मृदा उसको बोलते हैं जो पौधों को आधार प्रदान करती है, जो पौधों को आधार प्रदान करती है और साथ के साथ पौधों के लिए पोषक तत्व और जल प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषक तत्व और जल। आधार तो देती ही देती है पौधों के लिए, साथ में जल और पोषक तत्व। पोषक तत्वों के बारे में आपने 11th 12th में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए उनको 17 पोषक तत्व चाहिए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन एटसेट्रा। तो इन पोषक तत्वों के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। अगर पौधे इन जीवन चक्र नहीं पूरा कर सकते तो पौधे लेते कहां से हैं? तो अभी मैंने बताया कि पौधे मृदा से वो पोषक तत्व लेते हैं। दूसरी चीज जल, जो इनमें एक तना बना होता है, जड़ की सहायता से जल है वो कहां तक पहुंचता है? तने तक पहुंचता है, और तने से पत्तियों में पहुंचता है, और पत्तियों से आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होकर के वो खाना बनाते हैं और जल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सॉइल साइंस में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला दिन है आज सॉइल साइंस के लेक्चर का, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अर्थ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्थ के बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत से शोध किए हैं। उन्होंने बहुत सी चीजें बताई है कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। कई थ्योरीज फेल हुई, कई लोग आज भी बिलीव करते हैं। तो हमें इसका इवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी है या न्यूबलर हाइपोथेसिस थ्योरी है, इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपने 9th 10th 11th अगर साइंस से की है तो आपने पढ़ा भी होगा कि अर्थ का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। तो आप अर्थ है, अब हमें एक्चुअल में पढ़ना मृदा है। तो पहले हम अर्थ के जो स्फीयर्स होते हैं उनको देखेंगे। एक्चुअल में अर्थ को साइंटिस्ट्स ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या इसको मास के अकॉर्डिंग, मास क्या होता है? इसका द्रव्यमान के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग, बार के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा है आपका एटमॉस्फेयर।
इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर को देखेंगे पहले। हाइड्रो का मतलब होता है जल। हाइड्रो का मतलब ही क्या है? जल। यानी कि अर्थ का वो द्रव्यमान, धरती का वो द्रव्यमान जिस पर केवल जल है, वो धरती के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? वो धरती के द्रव्यमान का तकरीबन 6.91% होता है। 6.91%। हाँ, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे कि सर जल तो 70-71% है। हाँ, मानता हूं जल 70-71% है, लेकिन मैंने क्या बोला कि द्रव्यमान का अर्थ के धरती के पूरे द्रव्यमान का जल कितना है? धरती के पूरे द्रव्यमान का जल कितने प्रतिशत है? 6.91% है। हाँ, अगर ये पूछ ले धरती पर जल कितना है तो आपको बताना है 70% है, या एग्जैक्ट बताए तो 70.98 समथिंग होता है। लेकिन हाइड्रोस्फीयर ये पूछे कि उसके द्रव्यमान के आधार पर कितने प्रतिशत है, उसका द्रव्यमान कितना प्रतिशत है हाइड्रोस्फीयर का, तो वो है 6.91%। इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें सागर, समुद्र, नदियां, लेक, झीलें, जितना भी जहां पर पानी है वो सारा का सारा उसका द्रव्यमान वो कितना है धरती पर? 6.91%। चलो, ये बात समझ में आ गई। फिर आते हैं एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर तो आपको पता है, जहां पर हवा है, जो आपका ये तो लिक्विड पार्ट होता है, द्रव पार्ट होता है, ये गैसीय भाग होता है जहां पर हवा होती है। और ये धरती का केवल 0.03% है द्रव्यमान के आधार पर। द्रव्यमान के आधार पर बात कर रहा हूं, द्रव्यमान के आधार पर इसका प्रतिशत बताया जा रहा है। द्रव्यमान के आधार पर ये क्या है? एटमॉस्फेयर, यानी कि जो धरती, एक्चुअल में बच्चे जो सोचते हैं कि धरती के ऊपर का जो वातावरण है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, बिल्कुल सही है। जहां पर गैसें प्रेजेंट है, गैसें हैं, वहां पर उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। 0.03%। इसमें गैसें जैसे ऑक्सीजन 20.98%, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसेस। अदर गैसेस में क्या आता है बेटा? अदर गैसेस में क्या आएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ये सारी गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि जो और कोई भी जो हवा में उपस्थित चीजें हैं वो बच जाती है, वो आ जाती है बाकी के प्रतिशत, यानी 0.97% में। ऐसा कुछ कंपोजिशन होती है हवा की, या फिर यूं बोल दीजिए कि आपके एटमॉस्फेयर की। अब आपका लास्ट वाला रहता है लिथोस्फीयर। ये वो पार्ट है जो सॉलिड होता है या ठोस होता है, यानी जिसको आप आमतौर पर धरती बोलते हैं या आमतौर पर आप भूमि बोल देते हैं। ये वो पार्ट होता है क्या? लिथोस्फीयर। ये है सॉलिड। ये कितना होता है? 93.03% समथिंग। इट इज एन अप्रोक्स वैल्यू। तो आपको समझना है कि लिथोस्फीयर सॉलिड, यानी कि जितना भी ठोस भाग है, मेंटल कोर क्रस्ट जो आप पढ़ते हो, तो वो क्या है? 93.03% है। हाइड्रोस्फीयर, जिसमें जल के जितने भी सोर्सेज हैं या स्रोत हैं, चाहे वो समुद्र है, सागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, कुछ भी जहां पर जल उपस्थित है, उस द्रव्यमान के आधार पर कितना है? 6.91%। एटमॉस्फेयर यानी जो गैसीय वातावरण है वो 0.03%। ये इसकी कंपोजिशन है। जो बच्चा लिखना चाहता है लिख सकता है, अपने साथ के साथ नोट्स बनाते रहना या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो यहां तक हम जनरल जानकारी ले रहे हैं। सॉइल साइंस अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। सॉइल साइंस हम पढ़ेंगे इसके जैसे हम बेसिक आगे चीजें जा रहे हैं, तो आगे जाते जाते इन चीजों के पर गौर करेंगे। अर्थ के बारे में, तीनों स्फीयर्स के बारे में जानकारी ले ली। अब एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
एटमॉस्फेयर के अंदर वैसे आमतौर पर 4 स्फीयर्स में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं 4 स्फीयर? पहला आता है ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फियर। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में लिख लेंगे, नाम यही रहेगा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अकॉर्डिंग तो लिख दे रहा हूं, और आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप इन्हीं को इसी नाम के अकॉर्डिंग बस हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर। दूसरा चीज आता है स्ट्रेटोस्फियर। अब देखो पहले 2 स्फीयर्स में देखते हैं। ट्रोपोस्फियर में क्या है? ट्रोपोस्फियर होता है 0 से 11 किलोमीटर तक, यानी कि धरती से, एक मिनट सॉरी, यानी कि धरती से 11 किलोमीटर ऊपर तक। ये आता है 11 से 50 किलोमीटर तक ऊपर। उसके बाद में आता है बेटा मीजोस्फीयर। क्या आता है? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या रहता है आपका? 50 से 95 किलोमीटर तक, या ज्यादा भी हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, और इसके बाद अगर कुछ साइंटिस्ट इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं, 5 भागों में बांटते हैं, तो वो अगर लिखना चाहो तो वो लास्ट वाला आयनोस्फीयर होता है, जो बिल्कुल सन के नज़दीक, या सन के नज़दीक तो नहीं कह सकते, यूं कह देते हैं कि अर्थ का जो आउटर स्फीयर है, एटमॉस्फेयर का जो सबसे बाहर वाला स्फीयर है, उसको आयनोस्फीयर, क्योंकि इसमें आयंस ज़्यादा होते हैं, आयनोस्फीयर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें 50 से 95 और यह तकरीबन 200 किलोमीटर तक होता है। हाँ, तो यहां पर बात कर रहे थे, ये 200 से ज्यादा, ये 400 किलोमीटर तक होता है। ये 400 से ज्यादा किलोमीटर पर हो सकता है, हो क्या सकता है, होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो अर्थ के बिल्कुल पास में टेम्परेचर है ना, वो हमें इसकी ही बात करनी है, लेकिन जनरल तौर पर हम बात कर लेंगे सभी की एक बार, लेकिन हमें मुख्य तौर पर इसी को देखना है, क्योंकि इसका कंपैरिजन होता है किसके साथ? मिट्टी के साथ, कि इसमें कितने प्रतिशत गैसें हैं, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, या सब कुछ चीज़ों का इसमें कंपैरिजन होता है मिट्टी के साथ, जो सोयल की आपकी लेयर होती है उसके साथ। तो इसमें टेम्परेचर है, वो इसमें टेम्परेचर क्या करता है आपका, अब आप ऊपर जाते हो तब करता है डिक्रीज, यानी यहां पर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर जाओगे तो डिक्रीज करता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। डिक्रीज करने का मतलब है कि कम होता जाएगा। इसमें बढ़ता जाता है, इसमें फिर कुछ दूर तक कम होता है, उसके बाद बढ़ता है, लेकिन सामान्य तौर पर एज एन एवरेज, औसतन तौर पर तुलना करें तो इसमें कम होता है। फिर इसके बाद ये सूरज के पास चला जाता है तो इसमें बढ़ता है, और इसमें भी तापमान है वो बढ़ता जाता है। बढ़ता कैसे है कि यहां से थोड़ा ऊपर उठे तो तापमान क्या हुआ, पहला ट्रोपोस्फियर था, कम हो गया, फिर जैसे स्ट्रेटोस्फियर आया तापमान बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें ओजोन लेयर होती है, और ओजोन लेयर आप सभी को पता है कि जो
सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेगा किरणों को तो उसका तापमान बढ़ेगा नहीं क्या? जहां पर सूर्य की किरणें एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी या सूर्य की लाइट एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि तापमान बढ़ेगा, तो यहां पर बढ़ता है। फिर आगे आगे जैसे जाते हैं तो मेसोस्फीयर में क्या है, थोड़ा कंडेंसेशन ज्यादा होता है, यानी थोड़े पार्टिकल्स इकट्ठे ज्यादा होती हैं, उसकी वजह से क्या है, तापमान कम हो जाता है। आगे आगे हम सूर्य के पास जैसे जैसे जाते जाते हैं और वहां पर क्या है, तापमान आपका बढ़ता जाता है। तो ये तो बात थी एटमॉस्फेयर की। एक बार आप एटमॉस्फेयर को देख लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे के। उसके बाद में हम देखते हैं बेटा कि एटमॉस्फेयर आपने पढ़ ही लिया है। इसके बाद में आता है आपका या लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, या हाइड्रोस्फीयर के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए उतनी आपको पहले है या फिर पहले दे दी गई है। हाँ, एटमॉस्फेयर के बारे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट है लिथोस्फीयर क्या है और कैसे काम करता है, या क्या क्या इसमें होता है, ये सारी चीजें काम करती है। एटमॉस्फेयर के बारे में जो अभी जानकारी दी गई वो इसलिए जानकारी दी गई थी कि सॉइल साइंस में ये काम आता है। किस लिए काम आता है कि गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है मृदा के साथ। तो एटमॉस्फेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके स्फीयर की जानकारी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि हवा में गैसें हैं जो उनका कितना प्रतिशत है, वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी। इसलिए थोड़ा हम आज के लेक्चर में बेसिक चल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी सी पहले की जो जानकारी आप एक्चुअल में आप सभी को पता है वही जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल जो आपके सिलेबस से स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आगे बात करते हैं इसमें लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर की हमने बात की थी, कितने प्रतिशत होता है, 93% अप्रोक्सीमेट वैल्यू बात की थी। ये किसका है, द्रव्यमान का, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मास का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें वैसे तो 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, पहले इसकी कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन जिस प्रकार एयर की देखी थी ना, उसी प्रकार इसी की देखेंगे। तो इसकी कंपोजिशन में क्या होता है बेटा, इसकी कंपोजिशन में यानी कि जो मृदा है, यानी कि जो भूमि है, उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें सबसे ज्यादा। कितना, 46.4%। बात समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है। अब अगर आपने केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है, या आपने केमिकल्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, रसायन विज्ञान में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको पता होगा कि मृदा को एल्यूमिनोसिलिकेट बोलते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट यानी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही ज्यादा मात्रा में होंगे। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अर्थ में या सोयल में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो ऑक्सीजन 46.4% यानी 46.4% होता है। उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, जो कि 23.67% के अप्रोक्सीमेट होता है। समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या है, 8.37% एल्यूमिनियम होता है। सबसे ज्यादा मैंने बताया एल्यूमिनोसिलिकेट और ऑक्सीजन, ये तीनों सबसे ज्यादा होंगे। फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इस प्रकार इसमें आयरन होता है अप्रोक्सीमेट 5%। ये वैल्यूज एग्जैक्ट है, ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन, इनके पॉइंट में आगे कुछ और लगा होगा। इसमें होता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
ये तो मुख्य तौर पर है ही, साथ के साथ ये भी है। तो इस प्रकार ये होता है 2%, दैट इज ऑल्सो 2%, ये भी 2% है। तो इनकी वैल्यू देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि हमने पहले भी पढ़ा है, हमने देखा है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनका एक्सचेंज होता है बेटा, इसीलिए ये मैं बता रहा हूं, ये आगे बहुत काम आने वाली चीज है। तो इसका परसेंटेज ये रहता है, बाकी का जो चीजें रहती है वो 2% रहती है। बाकी ये तो सारी क्या है, मेटल्स यानी धातुएं हैं, और ये मेटलॉइड और अधातु, या फिर इन दोनों को आप यूं बोल दीजिए कि ये सारी धातु है, इसके अलावा अधातु है, नॉन मेटल्स। ये वैसे मेटलॉइड होता है। हाँ, तो इनकी वैल्यू लिख ली, इनको याद करना है, इनको देखना है। इतना आपके लिए जरूरी है। इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इनका मैंने बार बार बता रहा हूं कि इनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। हमने आज बिल्कुल आराम से धीरे धीरे से पढ़ेंगे। कारण है कि कई बच्चे वीक होते हैं और कई बच्चों को वीडियो में समझ में भी नहीं आता, तो मेरी मजबूरी है कि मैं धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बात को 2-2 3-3 बार बता रहा हूँ, इसीलिए कि हर बच्चे को ये बात समझ में आ जाए, और जब ऑफलाइन क्लासेस हो आपकी तब उस चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि आपका भी समय बर्बाद होता है उसमें, आप और चीज़ें सीख सकते हैं उसी समय में। तो हम एक बार इसका ब्रीफ में रिव्यू ले लेते हैं कि आज क्या देखा है, क्या पढ़ा है। एक बार ये जो पढ़ेंगे ना आप, उसको केवल 5 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, लेकिन ये जानकारी बहुत जरूरी है। जरूरी किस लिए, मैंने बार बार बताया कि आगे की सारी सॉइल साइंस इसी पे बेस होगी। तो आपने देखा था कि अर्थ तकरीबन 45 करोड़ साल पहले इसका जन्म हुआ। 10 करोड़ साल पहले यहाँ पर जीवन की स्थापना हुई, यानी कि जीव जंतु या जिंदगियां स्टार्ट हुई यहाँ पर जैसे। और उसके बाद में क्या हुआ कि अर्थ को जैसे जैसे हम पढ़ते गए, ध्यान देते गए, हमने इसको डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया था। हमने देखा था कौन कौन से थे, लिथोस्फीयर था, हाइड्रोस्फीयर था जिसमें पानी होता है, ये सॉलिड वाला पार्ट है अर्थ का, ये लिक्विड वाला पार्ट है अर्थ का, और ये गैसियस पार्ट को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। आप सभी को पता है, हमने गैसियस पार्ट के बारे में डिस्कस किया। हमने लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन 46.6% होती है। उसके बाद में जो मृदा को आपने एल्यूमिनो सिलिकेट बोला था, उसमें सिलिकॉन होती है 23 पॉइंट समथिंग। उसके बाद में एल्यूमिनियम होता है 8% समथिंग। उसके बाद में आपका आयरन होता है 5%, और उसके बाद में आपका सोडियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, ये चीज़ें प्रेजेंट थी, और 2% रह जाता है उसमें, और चीज़ें अर्थ में प्रेजेंट रहती है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि अर्थ के जो बीच की सबसे अंदर की जो कोर होती है उसमें क्या रहता है, आयरन आज भी लिक्विड फॉर्म में है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। उसके बाद एटमॉस्फेयर पढ़ा था, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन भी जरूरी थी। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन होता है 20.98%, अप्रोक्सीमेटली इसको बोल देते हैं 21%, और उसके बाद में आता है इसमें नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है जो इम्पोर्टेंट रहती है प्लांट्स के लिए, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, दैट इज 0.03%।
उसके बाद में जो परसेंटेज 0.97 समथिंग बच जाता है, उससे क्या होता है, उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये गैसेस हैं जो प्रेजेंट रह सकती है और प्रेजेंट होती है। और दूसरी चीज़ है वाटर वेपर्स, पानी की बूंदें हैं, डस्ट पार्टिकल है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। अब आगे का जो लेक्चर होगा ना, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। वो इंटरेस्टिंग होगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो देखेंगे हम उसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर पढ़ दिया। अब एक तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मेंटल, कोर और क्रस्ट, अर्थ की 3 लेयर है, लिथोस्फीयर की 3 लेयर होती है एक्चुअल में, वो देखेंगे उनमें क्या क्या होता है। दूसरी चीज हम कल से सॉइल साइंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सॉइल साइंस के रिगार्डिंग सॉइल पेडोलॉजी बोल दीजिए, सॉइल साइंस बोल दीजिए, इनके बारे में जो डेफिनेशन वगैरह है वो पढ़ेंगे। और सॉइल एक्चुअल में होती क्या है उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और सॉइल के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी होगी वो कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा जितना भी आपके सिलेबस में रहेगा वो बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।